हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केकेआर केमिस्ट्री। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्या ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। वो चीज़ें का जिक्र यहाँ किया जाएगा, और यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है उसको मैं टॉपिक वाइज बता दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ऑस्मोसिस। लेकिन ऑस्मोसिस से पहले हमको पढ़ना है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे तो उससे पहले भी हमको थोड़ा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन क्या होते हैं। मेम्ब्रेन क्या होते हैं उनके बारे में अगर हम जानकारी करें तो सबसे पहले एक ही पॉइंट मैं ये कहूँगा कि मेम्ब्रेन वे चीज़ होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किन्हीं दो मीडियम को सेपरेट करती हैं, चाहे उनको हम डाइल्यूट मीडियम कहें, कंसनट्रेटेड मीडियम कहें, या उनको कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट, इंटरनली इन्वायरमेंट को आउटर वाले इन्वायरमेंट से जिसका कंसंट्रेशन या जिसके सब्सटेंस बाहर के कुछ और होते हैं उनको वो सेपरेट करती है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, अगर मैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और अगर किसी की ज़िंदगी है तो ये मान के चलिए उस मेम्ब्रेन से ही बची हुई है। आइए हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? ऐसे मेम्ब्रेन जो एनिमल में पाए जाते हैं, जो प्लांट में पाए जाते हैं। एनिमल जो होते हैं, एनिमल के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि एनिमल की ये स्किन है तो स्किन के नीचे जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं कहता हूँ कि ये स्किन है तो स्किन के निचले वाले पार्ट में, स्किन के एकदम नीचे ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है ये एनिमल मेम्ब्रेन कहलाती है, ये एनिमल मेम्ब्रेन होती है। और अगर मैं प्लांट की बात करूं तो मान लेते हैं ग्रेप्स है। ग्रेप्स जो है, यहाँ पे जो छिलका लगा हुआ है जिसको आप कभी आप देखिए उसको अगर आप उतारते हैं तो वही जो ग्रेप्स होता है, जो उसको छिलका लगा होता है उसके अंदर सारी मटेरियल इंक्लूड होती हैं, ये ग्रेप्स यही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। एनीवे, ये सब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। और अब अगर मैं इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करूं, एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन की बात तो कर लिया, अगर इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करता हूं तो सबसे अच्छा होता है सेल के बारे में बात करना। देखिए, सेल दो प्रकार के होती हैं। जो एनिमल सेल होते हैं वो प्लांट सेल से बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे? अगर एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये मेम्ब्रेन क्या करती हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ वैक्यूल्स होते हैं, कुछ गाल्जी बॉडीज होती हैं, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और भी बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, कि इन सब को इंक्लूड करती है। न्यूक्लियस होता है। ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इनके अंदर इंक्लूड करती है, जिससे और उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो जो एनिमल सेल होता है वह स्फेरिकल शेप होता है, और ये स्फेरिकल शेप जो अंदर का, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, या उनको हम बोल देते हैं जनरली सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनके इंटरनली स्ट्रक्चर को बाहर के इन्वायरमेंट से ये मेम्ब्रेन देखिए बिल्कुल सेपरेट कर दी है। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एक ऐसे प्लांट सेल की बात करता हूँ जो लगभग कैसे होते हैं, ये स्क्वायर्ड थोड़े से होते हैं, और ये जो होते हैं इनके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। तो इसमें प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, और उस सेल वॉल के नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को कहते हैं हम एनिमल मेम्ब्रेन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और इस स्ट्रक्चर की वजह से सेल
का फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी और क्या क्या ब्यूटी है, इनकी और क्या क्या खासियत है, इनकी कुछ फंक्शन होते हैं, उनको जानना जरूरी होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के पहला फंक्शन होता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इनमें कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, कुछ चैनल्स बने होते हैं, और ये रिसेप्टर या ये चैनल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये केवल कुछ ही मॉलिक्यूल को, जिनको ये समझते हैं कि ये अच्छे हैं, सिलेक्टिव हैं और ये हमारे जो अंदर ऑर्गेनेल्स उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, केवल उन्हीं मॉलिक्यूल को आने देती हैं, फ्लो होने देती हैं। और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी पॉइजनस मटेरियल होते हैं, जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, जिनकी सेल के अंदर ज़रूरत नहीं होती है, उन मटेरियल को बाहर ही फिल्टर कर देती है, ये रोक देती है। तो इस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये बहुत ही अच्छा और दिलचस्प फंक्शन है, और इसी वजह से इंसान की लाइफ या प्लांट की लाइफ बची रहती है। अगर मेम्ब्रेन नुकसान होते हैं तो जान लीजिए लाइफ नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए हम ये सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स और एनिमल, और हम ये कह सकते हैं प्लांट्स या लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन बेसिकली 3 प्रकार के हैं। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, चलिए बात कर लेते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन जो ना तो सल्यूट के मॉलिक्यूल को ना तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को आने जाने देती हैं, वो रोक के रखती हैं, ऐसे मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या, इम्परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगली अगर मेम्ब्रेन की मैं बात करता हूं तो उसको बोलता हूं परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये मोस्ट ऑफ दी मॉलिक्यूल को, सल्यूट को भी, सॉल्वेंट को भी अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली जाने आने देती हैं। लेकिन तीसरी मेम्ब्रेन जो मैंने बताया दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यह केवल सेमी सेलेक्टिव होती हैं। ये बहुत कम ही मॉलिक्यूल को या ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल को नुकसान ना करें उनको जाने देती हैं, और मैक्सिमम जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो तो बेसिकली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही फ्लो करती हैं। अब मैं बात करता हूँ मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं नेचुरल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सेमी परमेबल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं, जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जो लिविंग सेल में पाए जाते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होती हैं जो नेचर ने बनाया है, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने आपको ग्रेप्स के बारे में बताया कि जो अंगूर होता है उसके ऊपर जो छिलका लगा होता है उसके ऊपर वो भी एक मेम्ब्रेन होती है, ये नेचर ने उसके अंदर डिजाइन किया हुआ है। रेजिन होता है उसके अंदर नेचर ने डिजाइन किया हुआ है, ये भी एक मेम्ब्रेन का काम करता है। जो बकरा होता है, मतलब जिसको कहते हैं गोट्स कहते हैं, गोट के अंदर जो क्या कहते हैं उसको, ब्लैडर होता है, या सुअर जो पिग्स होते हैं उनके अंदर जो ब्लैडर होता है, ये सबसे बेस्ट नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो ये सब भी होते हैं, हर एक एनिमल में कहीं ना कहीं ये पाया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की, तो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिनको हम लोग बनाते हैं, जिनमें कॉपर फेरोसाइनाइड होता है, जिनमें सिलिकेट्स ऑफ निकिल, आयरन, कोबाल्ट होता है, या हम ये कर सकते हैं जो परचमेंट पेपर होते हैं, ये आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं और इनको बनाया जाता है। तो ये सारे सेल मेम्ब्रेन की मैंने आपसे बात कर लिया कि ये होते क्या हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंस की बात हो गई। अब हम लोग जब जान चुके हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ आपको कि हम कहते हैं कि ये सेमी परमेबल है, तो अब आप बेहिचक समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब सेमी परमेबल जो सॉल्वेंट को फ्लो होने देती है, और अगर सल्यूट को होने देगी तो बहुत सेमी सिलेक्टिव सल्यूट होंगे जो रियल में किसमें बायोलॉजिकल फंक्शन में काम आते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो अभी यहाँ पे टॉपिक है आज है ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। चलिए हम बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। लेट्स स्टार्ट ऑस्मोसिस। अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस के सबसे पहले ऑस्मोसिस अबे नेलेट नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको 1748 में 1748 में उसने इसको दिया था। किसने? अबे नॉलेट ने दिया था। नेलेट NELLET। अबे नेलेट ने 1748 में सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में दिया था, डिफाइन किया था ऑस्मोसिस क्या होता है।
ये टर्म ऑस्मोसिस उसने दिया था। यह फिनोमेना सबसे पहले जब उसने डिफाइन किया तो उसने ये बोला था कि देखिए जो लोअर कंसंट्रेशन होता है, लोअर कंसंट्रेटेड एरिया से हायर कंसंट्रेटेड एरिया के साइड जब सॉल्वेंट फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन मैं आपको ऑस्मोसिस यहाँ समझा रहा हूँ, बेसिकली कुछ तरीके हैं उनके अकॉर्डिंग। जरा समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि मेरे पास मान लीजिए एक ऐसे कोई कंपार्टमेंट है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग कर रहा हूँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अगर मैं इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इनको अलग कर रहा हूँ तो देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि इधर 1 मोलर NaCl का कंसंट्रेशन है और इधर भी 1 मोलर NaCl का कंसंट्रेशन है, सॉरी यहाँ पे 2 मोलर NaCl का कंसंट्रेशन है, तो आप मुझे बताओ 1 मोलर NaCl और 2 मोलर NaCl का मतलब क्या होता है भाई। 1 मोलर का मतलब इसका कंसंट्रेशन इससे कम है ना। अगर ये कम है तो इसका मतलब ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई, डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर ये ज़्यादा है तो इसका हो जाएगा ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ये डाइल्यूट है, सल्यूट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है, सल्यूट के रिस्पेक्ट में। अब ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है वो उस एरिया से फ्लो करता है, उस एरिया के साइड जिधर सल्यूट का एरिया ज़्यादा होता है उधर वो फ्लो करता है, और जिधर सल्यूट की एरिया सल्यूट का मात्रा कम होता उधर से वो फ्लो करता है। मतलब समझिए, हमको लगता है अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। मान लेते हैं डाइल्यूट है, इधर क्या है, डाइल्यूट का मतलब सल्यूट, और सल्यूट की मात्रा क्या है, सल्यूट की मात्रा कम है, क्या है, कम है। और ये हमने क्या बोला, ये कंसंट्रेटेड है, मतलब सल्यूट की मात्रा अधिक है, क्या है, ये अधिक है। अगर मैं ये कहता हूँ इधर सल्यूट की मात्रा अधिक है, इधर सल्यूट की मात्रा कम है, तो एक चीज़ और भी साफ हो रहा है कि इधर सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, इधर सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है, और उधर क्या हो जाएगा भाई, इधर सॉल्वेंट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट की मात्रा अमाउंट क्या है, कम है। इसका मतलब मैं अब ये कहूँगा कि सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो सॉल्वेंट मेरा इस साइड से फ्लो करेगा, इस साइड पहुंच जाएगा, ठीक। तो सॉल्वेंट किधर से फ्लो कर रहा है, डाइल्यूट से, तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा और फ्लो करते पहुंच जाएगा कंसंट्रेटेड एरिया के साइड, कहाँ से, डाइल्यूट से। तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा डाइल्यूट से किधर, कंसंट्रेटेड साइड, कंसंट्रेटेड साइड में चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 2 सोल्यूशन लिए हैं जिसमें एक डाइल्यूट सोल्यूशन है दूसरा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करेगा वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड के साइड फ्लो कर जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया, इसको भी हम ऑस्मोसिस ही कहेंगे। दूसरी बात, अगर दूसरी बात की मैं बात करता हूँ तो हम ये कहेंगे अगर ये सॉल्वेंट प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है और इसकी मात्रा कुछ भी है, मतलब ये सोल्यूशन है, तो अगर ये प्योर सॉल्वेंट लिया जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है और ये जो सोल्यूशन है जिसकी मात्रा कुछ भी सल्यूट डाला गया है, तो प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्वेंट होगा वो फ्लो करेगा किस साइड, सोल्यूशन के साइड। मतलब हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड फ्लो करेगा, और सब के सब प्रोसेस ये बिना एसपीएम के नहीं होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है फ्लो करता है वो डाइल्यूट एरिया से कंसंट्रेटेड के साइड जाता है, या वह कह सकते हैं सल्यूट की मात्रा जिधर कम होती है उधर से हम हायर सल्यूट की मात्रा की साइड जाता है, या यह कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट से वो सोल्यूशन के साइड जाता है। तो ऑस्मोसिस को अगर डिफाइन करना है तो हम ये कहेंगे, पहला डिफिनेशन हमारा ऑस्मोसिस का क्या रहेगा, पहला डिफिनेशन होगा द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और region of higher concentration of solvent to the region of lower concentration of solvent, या कह सकते हैं उसको solution उस साइड को क्या करता है, फ्लो करता है, किसके द्वारा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक। तो यह जो डिफिनेशन है जो नीचे दिया लिखा हूँ मैं, वह डिफिनेशन देखिए आप, ये डिफिनेशन आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
तीसरी बात अगर करेंगे तो लिखेंगे सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हो गया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस के कि ऑस्मोसिस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडो ऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। आइए बात करते हैं इंडो ऑस्मोसिस क्या होते हैं और एक्सो ऑस्मोसिस क्या होते हैं। जब मैं कभी इंडो ऑस्मोसिस की बात करूंगा तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है इंडो ऑस्मोसिस में कि कोई भी चीज़ जो भी है सॉल्वेंट वो कहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट प्योर से लेके वो मतलब इनसाइड इंटरनल साइड जा रहा है एक्सटर्नल साइड से। चला हम देखते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास किशमिश का दाना है, रेजिन है जो ऐसे मतलब श्रिंक है और इसके अंदर सल्यूट है, लेकिन इस किशमिश के दाने को, इस रेजिन को मैंने पानी में डाल दिया। पानी में क्या है, ये सब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस किशमिश के दाने में धीरे धीरे एंट्री मारेंगे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट ये आएगा कि ये किशमिश का दाना सेलो कर जाएगा, फूल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए कि सॉल्वेंट यहाँ सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब इधर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, बहुत लेस कंसंट्रेशन या कोई कंसंट्रेशन, तो सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया की साइड क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और इसी वजह से दाना कैसा होगा, फूल। तो आप बताइए, ये इनवर्ड गए हैं ना, ये सेल के अंदर मतलब उसके अंदर गए हैं, कहाँ से, आउटवर्ड से। तो अगर आउटवर्ड से इनवर्ड फ्लो होता है, इनवर्ड फ्लो इनसाइड द सेल, ठीक है। अगर आउटवर्ड से इनवर्ड फ्लो होता है इनसाइड द सेल तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। दूसरी बात हम करेंगे एक्सो ऑस्मोसिस की। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब होता है अगर इस किशमिश के दाने को हम हटा के क्या कर दे रहे हैं, अंगूर ले रहे हैं, और अंगूर के अंदर सल्यूट है, सॉल्वेंट भी है, लेकिन इस अंगूर को हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन NaCl का कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन है वो, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब हायर कंसंट्रेशन है। अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl है, ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, इसमें अगर मैं इस अंगूर के दाने को डालता हूँ तो अंगूर का दाना देखिए क्या करेगा, इसके अंदर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल धीरे धीरे माइग्रेट कर जाएंगे इस सॉल्यूशन के साइड। ये जो सॉल्यूशन है इस साइड क्या कर जाएंगे, वो माइग्रेट कर जाएंगे, जिससे ये दाना क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ये दाना क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, ये दाना श्रिंक कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो सेल था इसके अंदर से, सेल के अंदर से ये फ्लो जो था आउटवर्ड से इनवर्ड नहीं होके अब इनवर्ड से आउटवर्ड फ्लो हो गया। इनवर्ड से कहाँ हो गया, वो आउटवर्ड फ्लो हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनवर्ड से क्या हो गया, वो आउटवर्ड फ्लो हो गया। तो एक्सो ऑस्मोसिस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस के द आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल containing aqueous solution through semi permeable membrane। और इंडो ऑस्मोसिस को बोलेंगे द इनवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेल containing aqueous solution through semi permeable membrane। तो ये दोनों हमने डिफिनेशन बता दिया, हमने एग्जाम्पल बता दिया। इसी टाइप से अगर एग है, अगर अंडा है और उस अंडा का स्केलेटन निकाल दिया गया है तो उसको अगर हम वाटर में प्लेस करते हैं तो वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, जो इंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। और अगर हम क्या करते हैं, उसी अंडे को हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या कर जाएगा, फूलेगा नहीं, उसके अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा और मतलब वाटर सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, जो एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो हम लोग ये बात कर लिए। अब अगला बात हम लोग करेंगे किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होते हैं समझिए। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा क्या, हमको समझना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हम समझेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी लगे हाथ डिफाइन कर देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस समझिए। अभी आपको हमने ये बोला है
कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है वो कहाँ से फ्लो कर रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से लेके हायर कंसंट्रेशन के साइड। इसका मतलब सल्यूट जिधर कम है उस साइड से हायर सल्यूट के साइड जा रहा है। क्या रिवर्स ऑस्मोसिस में ये होगा, ये चीज़ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इफ़ द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी ग्रेटर देन इफ द प्रेशर विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर जो प्रेशर होता है वो ग्रेटर है, वो हायर है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, जिसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ अप्लाई टू दी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम, अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। अब हायर से कहाँ फ्लो कर रहा है, वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। अगर वो हायर से लोअर में आ रहा है और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो भाई प्रोसेस तो ऑस्मोसिस ही हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेस ऑस्मोसिस हो रहा है लेकिन यह ऑस्मोसिस के रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, तो हम इसको समझते हैं, कैसे समझेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास इस टाइप से इसको हम बना दे रहे हैं, देखिए इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया है, ठीक है, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में इधर हम प्योर सॉल्वेंट रखे हैं, प्योर सॉल्वेंट रखे हैं, और इधर हम क्या रखे हैं, सॉल्यूशन रखे हैं, सॉल्यूशन रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए ये साल्ट समुद्र का पानी है और ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो अब क्या होगा, होना ये चाहिए था कि ये सॉल्वेंट इस साइड फ्लो करे, भाई ये होना चाहिए था, मतलब ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साइड फ्लो करे, लोअर टू हायर जाना चाहिए था और ये एसपीएम के थ्रू जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इसमें जो ये हमारा पाई है, पाई को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन पे हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वह सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मतलब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमारा जो अप्लाइड प्रेशर होता है, वो हमारा अप्लाइड प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है, मतलब जो पी होता है, वो पी प्रेशर जो होता है पाई से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वह हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, ग्रेटर है। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब इतना प्रेशर उस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, इतना प्रेशर लगा दिया जाए कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो हो रहा था वो रुक जाए। तो ये प्रेशर किसने लगाया, हमने लगाया। मतलब ये पाई कौन क्रिएट कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। मतलब इट इज़ द अप्लाइड प्रेशर ऑन दिस सॉल्यूशन, इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस सॉल्यूशन, जिससे क्या हो रहा है, जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जा रही है, चेक हो जा रही है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ठहरिए, अगर हम इस प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा यह प्रेशर काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, मतलब ये जो समुद्र का प्रेशर है या इस सॉल्यूशन का प्रेशर है, वो मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक है। और अगर यह प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होगा तो हम तो चाह रहे थे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो रुक जाए, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो फ्लो करेगा वो रुक जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया कि अब इतना प्रेशर है कि अगर हम अप्लाइड भी कर रहे हैं और अप्लाइड करने के बाद चूँकि प्रेशर उसका ज़्यादा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तब भी फ्लो करेंगे, लेकिन अब उल्टा फ्लो करेंगे। मतलब अब इस सॉल्यूशन वाले रीजन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करने लगेंगे किस साइड में, प्योर सॉल्वेंट की साइड में। किधर, प्योर सॉल्वेंट का, किधर से, सॉल्यूशन से। तो अगर ये सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में फ्लो करेंगे तो जरा देखिए, होना था प्योर सॉल्वेंट मतलब इधर से इधर जाना था, लेकिन और इधर से इधर जाता, एसपीएम के थ्रू जाता तो ये ऑस्मोसिस कहलाता, लेकिन इस ऑस्मोसिस के किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। उसके बाद क्या बोलेंगे, इफ ए प्रेशर इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज अप्लाइड ऑन दिस सॉल्यूशन देन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
Since flow of solvent is reverse in direction to observed in the osmosis, hence this process is called reverse osmosis। तो ये पूरा आप लिख सकते हैं, इतना चीज़ जो मैंने आपको बता दिया। रिवर्स ऑस्मोसिस का ग्राफ भी आप बना सकते हैं, और इसका रीजन ये होगा कि इस प्योर सॉल्वेंट से ये धीरे धीरे इस साइड सॉल्वेंट आना लगेगा, ये भर जाएगा, और इधर क्या करेगा वो पानी धीरे धीरे निकल जाएगा, स्क्वीज्ड आउट हो जाएगा। तो ये स्क्वीज्ड आउट हो गया, पानी निकल गया। और यही रीजन है कि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, जिसको हम डिसालिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं, तो यह जो डिसालिनेशन ऑफ वाटर या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, समुद्र के खारे पानी से जो वाटर सही प्यूरिफाई किया जाता है, यही प्रोसेस होता है। और यही प्रोसेस आरओ में भी होता है, क्योंकि आरओ में भी आप क्या करते हैं, जो साल्ट होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, तो जो आरओ लगे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करता है, और ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में काम आता है। तो यह रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको बता दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, प्रेशर ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर से है, और ये पानी स्क्वीज आउट होकर निकल जा रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस था। तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। चलिए समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। अब डिफ्यूजन को समझने से पहले हम एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिफ्यूजन में इसका होना ज़रूरी नहीं है। ऑस्मोसिस की बात अगर डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको सीधे कंपेयर कर दे रहा हूँ डिफ्यूजन से। और डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं फ्लो करते हैं लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, दे विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जरा समझते हैं कैसे। अगर मैं ये कहता हूँ कि चलिए, जैसे आप वहाँ बात कर रहे थे इस टाइप से, चूंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री तो है नहीं, फिर भी एक फिजिकली बाउंड्री मान ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इधर भरा हुआ है पूरी सल्यूट, ठीक है, ये सल्यूट, और इधर क्या है, सॉल्वेंट है, इधर पूरा सॉल्वेंट है। अब ये जो सल्यूट होगा, ये सल्यूट क्या करेगा, इधर से लेकर इस सॉल्वेंट के साइड फ्लो करेगा, और ये जो सॉल्वेंट होगा, ये सॉल्वेंट इस सल्यूट के साइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। इधर भाई किसकी मात्रा ज़्यादा थी, सॉल्वेंट की, इधर किसकी मात्रा ज़्यादा थी, सल्यूट की। सल्यूट कहाँ जा रहा है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, और सॉल्वेंट कहाँ है, वो अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की साइड। ठीक, तो जो सल्यूट होता है वो सॉल्वेंट की साइड जा रहा है, जो सॉल्वेंट हो रहा है वो सल्यूट की साइड जा रहा है। अगर होता है तो इसमें सीधे बोलेंगे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूवेबल होते हैं, दोनों मूवमेंट में होते हैं। दूसरी बात, दोनों अपने हायर रीजन एरिया से लोअर रीजन एरिया की साइड जाते हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं डिफ्यूजन का, तो आता है क्या, परफ्यूम की बॉटल। अब जरा डिफ्यूजन समझते हैं। अगर आप क्या करते हैं, अपने घर में एक कमरे में परफ्यूम की बोतल खोलते हैं और परफ्यूम मारते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब वो जो सल्यूट का पार्टिकल था वो क्या कर गया है, वो सल्यूट का पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया, बॉटल में था, हायर कंसंट्रेशन एरिया में था, वो क्या कर गया है, हवा में आ गया है। हवा में आने के बाद वो पूरी हवा में जाके मिल गया है, मतलब इस साइड चला आया है, जिसकी वजह पूरा परफ्यूम से कमरा महक गया है। वो एग्जाम्पल किसका है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। आप खाना बना रहे हैं और बहुत खुशबूदार खाना बना रहे हैं, पता चलेगा आप एक कमरे में हैं, बगल वाला जो पड़ोसी है वो उसको लगता है कि अरे यार बहुत स्वादिष्ट खाना बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्योंकि जब भी सीटी मारेगा कुकर या जो भी आप खाना बनाएंगे, उसको जो महक उठेगा, उसका जो धुआं निकलेगा, मतलब जो वाष्प निकलेगा, वेपर निकलेगा, वह वेपर क्या करेगा, पूरी धीरे 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 पूरी कमरे से फैल जाएगा या पूरी चली जाएगा। मतलब हायर कंसंट्रेटेड एरिया कौन सा था, नीचे साइड था, मतलब कुकर था या आपका जो भी पॉटर हाउस हो था, लेकिन उस एरिया से कहाँ चला गया, वो फैल गया किधर, ये इन्वायरमेंट में। तो हम ये फिर कहेंगे कि वो जो पार्टिकल थे सल्यूट के, उसके पार्टिकल फिर फैल गए कहाँ पे, इस वाले रीजन में। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो था सल्यूट, वहाँ पे भी रीजन, तो सॉल्वेंट वाले रीजन में चला आया। इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस चल रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है। तो इस टाइप से डिफ्यूजन बहुत सारे हैं। कलर, कोई अगर कलर आप लेते हैं, पानी लिए हैं और पानी में आप कलर को डाल देते हैं, कलर कैसा था, पहले सल्यूट था, और वो सल्यूट कैसा था, वो मतलब कंसनट्रेटर है। पानी में डालने के बाद पानी क्या है, पानी प्योर सॉल्वेंट है,
उसके बाद कोई कंसंट्रेशन उसका नहीं था, उसको पूरे के पूरे पानी क्या हो गया, कलर्ड हो गया, मतलब वहाँ पे भी डिफ्यूजन इन्वॉल्व हो गया। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल विल मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारा डिफ्यूजन का डिफिनेशन था। ठीक है, ओके। और अब मैं बताता हूँ आपको कि डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, अगला टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस समझना चाहिए। तो ऑस्मोसिस आप समझ चुके हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, कहाँ से, लोअर रीजन टू हायर रीजन। तो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है कहाँ से, लोअर टू हायर रीजन, किसका, सल्यूट का रीजन की बात कर रहा हूँ, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वो जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था, भाई क्यों फ्लो कर रहा है, कोई वहाँ पे फोर्स लग रहा है, कुछ तो वहाँ पे फैक्टर है ना, कुछ लग रहा है, या कुछ ऐसा प्रेशर है वहाँ पे लग रहा है, किसी डाइल्यूट वाले का प्रेशर ऐसा लग रहा है ज़्यादा है जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस एरिया से जानेगा। कितना भाई वो प्रेशर, क्या है वो प्रेशर, तो उसको मेजर करने के लिए कि हम कितना प्रेशर लगा देते हैं जिसके वजह से वह सॉल्वेंट का पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन के साइड, उसका मूवमेंट रुक जाए। तो उस प्रेशर को, जो हम प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। चलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ। फिगर का मतलब यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, समझिए। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा एक कंटेनर है जिसमें कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस चल रही है, ठीक। इसका मतलब ये है इन दोनों को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। अगर हमने इनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है और हम देख रहे हैं, इनको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन से इस रीजन के साइड, इसका मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, समझिए। ये डाइल्यूट है या प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन और यहाँ लिख दे रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, ये क्लियर हो गया। तो प्योर सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन के साइड मॉलिक्यूल थे इसके सॉल्वेंट के, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के साइड फ्लो हो रहे थे। अब वह कितना, मतलब इस साइड प्रेशर है, कितना आखिर प्रेशर है कि ये इतना, कितना फोर्स इस साइड से एग्जिस्ट हो रहा है या लग रहा है वहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन के साइड फ्लो करेंगे। तो उसको जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, इतना प्रेशर लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए मैनोमीटर जोड़े हुए हैं और ये मैनोमीटर क्या कर रहा है, यहाँ पे मेजर कर रहा है उसको, ये मैनोमीटर उसको मेजर कर रहा है। इसको मैनोमीटर बोलते हैं, मैनोमीटर जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करता है। और ये मैनोमीटर क्या कर रहा है, ये देखेगा। तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि सॉल्वेंट यहाँ पे जाएगा, तो सॉल्वेंट जाने की वजह से ये वाला जो लेवल होगा ये ऊपर उठने लगेगा। अब ये ऊपर उठने लगेगा इस, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक भरा था, तो ये रीजन यहाँ से मान लीजिए ये टी था या टी नॉट रहा होगा, इनिशियली टी नॉट रहा होगा, बाद में ये टी पे चला आया, बाद में जब यहाँ फ्लो किया होगा। और ये क्या था, पहले मान लेते हैं यहाँ पे था ये, उसके बाद जैसे ये फ्लो करेगा तो ये धीरे धीरे टी नॉट से टी पे चला आएगा। और ये मान लीजिए यहाँ पे टी है और ये टी नॉट है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ उठ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ उठा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उठ गया। अब समझ में मान लेते हैं कि बाद में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उठ गया। तो अब हम ये देखेंगे कि चूंकि उठा कहाँ से, जिस मार्क से उठा है, ठीक है, इस मार्क से यहाँ तक उठा है। अब हम इस पे इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि वह इसी मार्क पे चला है। तो अगर हम इस पे इतना प्रेशर अप्लाई करें कि वह इस मार्क पे चला है, तो वह जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैनोमीटर में मेजर कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि हमको एक चीज़ पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेशर लगाएं जिसकी वजह से कि यह जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था वो उसका फ्लो रुक जाए और वो अपने रियल पे आ जाए। अगर यहाँ तक दोनों था तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल क्या करने लगा, उठने लगा। इसका मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल साइड फ्लो करने लगा। जब यह सेमी परमेबल में ऑस्मोसिस स्टार्ट हुआ, पहले इनिशियल था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था ऑस्मोसिस। उसके बाद जब हमने इसको कंटेनर को एसपीएम
पहले इसको रोका था, बाद में जब अलाउ कर दिया तो साइलेंट फ्लो करने लगा और ये कहाँ उठ गया, यहाँ तक। तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उठने लगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक मान लीजिए उठ गया, हम इतना प्रेशर लगाएं फिर से उसी वाले रीजन पे आ जाए जहाँ इनिशियली था सोल्यूशन का था, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस मैनोमीटर में कितना मेजर हुआ है और इससे हमको ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे अब इसी प्रोसेस से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि वह प्रेशर जो सोल्यूशन पे अप्लाइड किया जाता है, जिसके अप्लाई करने की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो था ये प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा वो रुक जाता है। ऐसे प्रेशर को या इतने प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं द एक्सटर्नल प्रेशर या द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट चेक्ड। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो क्या हो गए, रुक गए, ठीक है। या द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट particle via semi permeable membrane is checked by applying the pressure on the solution is known as osmotic pressure। तो इस टाइप से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक। अब अगर मैं दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूँ, वेपर फेज के रिस्पेक्ट में डिफाइन करूँ, तो इसको हम ये कहेंगे वेपर फेज के रिस्पेक्ट में द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द गिवन सोल्यूशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर until it become equal to that of the solution। कह रहा है कि इतना एक्सेस प्रेशर इसमें अप्लाई किया जाए which is must be applied to the given solution, जो सोल्यूशन दिया गया है इतना प्रेशर अप्लाई किया जाए जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर था, इंक्रीज वेपर प्रेशर था, वो क्या हो जाए, ये सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो इसको हम बोल देंगे इतने को कि यह वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में यह डिफिनेशन था। तो एक डिफिनेशन अगर वेपर प्रेशर में पूछे तो ये आपका हो जा रहा है, ठीक। तो ये आपका जो डिफिनेशन था ये ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मतलब है, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहला मेथड मैं आपको बताऊं फेफर्स मेथड, दूसरा मेथड होता है मोरसेंस फ्रेजर मेथड, तीसरा मेथड होता है बर्कले एंड हॉटले मेथड, अगला मेथड होता है चौथा मेथड टाउनसेंड्स निगेटिव प्रेशर मेथड, और लास्ट मेथड है डी वेरीज प्लाज्मोलिटिक मेथड। इतने मेथड के द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस मेथड होता है और जो अच्छा होता है बर्कले एंड हार्टले मेथड, ठीक। और बर्कले और हार्टले मेथड जो होता है ये मोस्टली यूज किया जाता है। दूसरी बात, हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे बढ़िया एडवांटेज होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर या प्रोटीन या मैक्रो मॉलिक्यूल को जानने में। इनमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर या बर्कले हार्टले मेथड ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाती है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा हम चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बॉयल्स वांट हाफ ने ये कहा था जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक। दूसरी बात दूसरा था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है तो वो डायरेक्टली टी के। ये था गे-लुसैक्स का, गे-लुसैक्स ने वांट हाफ ने स्टडी करके बताता है, गे-लुसैक वांट हाफ इक्वेशन कहते हैं। जब दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। बाद में एक कांस्टेंट डेवलप करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है आर, हो जाता है सी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू, अब आर टी यहाँ कर दें, और सी बराबर हमको पता है क्या, सी बराबर होता है एन बाई वी। तो हम लिखेंगे क्या, एन बाई वी आर टी। यहाँ पे हो जाएगा सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी के स्थान पे हो जा रहा है एन बाई वी, और आर टी के यहाँ लग दिए। और आपको पता है एन बराबर क्या होता है, मास डब्ल्यू अपान मोलर मास। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपान एम इंटू वी, ऊपर हो जाएगा आर टी। ये आपका हो गया। और एम क्या होता है, एम यहाँ पे एम है मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो मास ऑफ, सॉरी एम जो है मोलर मास ऑफ सल्यूट है, मोलर मास ऑफ सल्यूट। और ये जब डब्ल्यू है वो क्या है, मास ऑफ सल्यूट है,
मास ऑफ सॉल्यूट है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन से हम M2 मोलर मास भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होता है। अब हम जो अगली बात करेंगे वो बात करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन की। अगर दो सॉल्यूशन लिए हैं और दोनों सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसमें केस नंबर वन क्या है, टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सब्सटेंस हैं और दोनों सब्सटेंस में ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है कि टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब, मान लीजिए NaCl है तो NaCl है, ठीक है, लेकिन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अलग अलग है, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अगर उन दोनों सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन A और B है, उन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, वही वाली बात हो गई जैसे हम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का इक्वेशन लेते थे। तो हम लिखेंगे पाई1, मान लीजिए पाई1 पहले वाला था और दूसरा था पाई2, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं दोनों सॉल्यूशन को। तो दोनों सॉल्यूशन का रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या, पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 इक्वल टू क्या, पाई रिजल्टेंट ब्रैकेट में V1 प्लस V2। ये पहला वाला केस था। तो हम पाई रिजल्टेंट यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा पाई रिजल्टेंट, पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 ब्रैकेट अपॉन V1 प्लस V2। तो एक केस मेरा ये हो गया रिजल्टेंट निकालने का। अब मैं अगर दूसरी बात करता हूं कि केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए केस नंबर 2 में है कि अगर मान लीजिए N1 और N2 दो मोल हैं, दो नंबर हैं आप मोल के, और टू डिफरेंट सॉल्यूट हैं ये दोनों, और वो V1 और V2 वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, तो उनके लिए हम पाई निकालेंगे। तो पाई बराबर हो जाएगा क्या, पाई1 प्लस पाई2। चूँकि ये भी प्रेशर है तो बताइए भाई PV बराबर क्या होता है, nRT ना, तो P बराबर क्या हो जाएगा, nRT/V, ठीक है। तो अगर ये P बराबर nRT/V हो जा रहा है तो हम यहाँ करेंगे एक फैक्टर, हम अगर यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको I बोलेंगे 1/2 फैक्टर, तो हो जाएगा nRT/V हो जाएगा। जहाँ ये I क्या है, 1/2 फैक्टर है। तो अगर मैं पाई1 के लिए निकालता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, देखिए N, ठीक है, N1, और ये हो जाएगा I1 क्योंकि 1/2 फैक्टर यूज किया गया है, ठीक है, I1, और क्या हो जाएगा RT, ये तो कांस्टेंट होगा, अपान, ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा पाई1 प्लस पाई2 के लिए N2 I2 RT, और पूरे को पूरा अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V1 प्लस V2 हो जा रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, ये V1 प्लस V2 हो जा रहा है, ठीक, और ये हो जा रहा है जो हमारा पाई, ये पाई के बराबर है। अब अगर मैं पाई निकालता हूँ यहाँ से तो पाई बराबर मेरा हो जाएगा क्या, N1 I1, और हो जाएगा क्या, प्लस N2 I2, डिवाइड करेंगे किससे, V1 प्लस V2 से, एक ब्रैकेट में RT को कॉमन कर देते हैं। एक इक्वेशन आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे निकल जाएगा। और इससे तब जब N1 N2 प्रेजेंट होते हैं V1 और V2 वाले में। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की मैं बात कर रहता हूँ जो मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होते हैं। पहला इसमें इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट करता हूँ रिलेटिव लोअरिंग से, तो हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं, इंटू DRT डिवाइड बाई M, ठीक है। M क्या है, M जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो M मोलर मास। दूसरा, अगर पाई को मैं डिफाइन करता हूँ तो डेल्टा TB से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन, तो हो जाएगा डेल्टा TB इंटू DRT, डिवाइड करूंगा इसको 1000 kV से। तीसरा, अगर मैं पाई का रिलेशन करता हूँ तो हो जाएगा डेल्टा TF इंटू DRT, नीचे 1000 KF हो जाएगा। ये तीसरा हो गया, ये दूसरा इक्वेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अब मैं अगला चल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ वो अब बात करूँगा हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक सॉल्यूशन की। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन की बात कर ले रहे हैं। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए ऐसे दो सॉल्यूशन, ठीक, जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। समझिए इसको, अगर हमने ये कहा कि ये मेरा कंपार्टमेंट
एक कोई कंपार्टमेंट लिया है और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाए हुए हैं, और इधर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं कुछ भी कंसंट्रेशन, मान लीजिए इधर यूरिया लिए हैं, यूरिया कितना लिए हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन का, और इधर हम क्या लिए हैं इधर भी हम ग्लूकोज लिए हैं, ग्लूकोज कितना लिए 1 मोलर कंसंट्रेशन का। तो समझिए अगर ये यूरिया लिए हैं और ये ग्लूकोज लिए हैं और दोनों 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो जाहिर सी बात है इनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 हो और इसका ये क्या हो पाई 2 हो, तो इसका मतलब है अच्छा ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है और कंसंट्रेशन भी सेम है, तो हम कहेंगे इसका C1 है और इसका क्या है C2 है। तो हम ये कहेंगे पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो, या हम कहेंगे C1 इक्वल टू C2 हो। तो अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन सेम होते हैं ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो देखिए जरा यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, जहाँ पहला पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं क्या प्राइमरी कंडीशन, क्या बोलते हैं प्राइमरी कंडीशन, और कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्या सेकेंडरी कंडीशन, सेकेंडरी कंडीशन। एक और चीज सेकेंडरी कंडीशन बेस्ट होता है किससे प्राइमरी से, क्योंकि ये तब आप तो ज्ञात कर लिए हैं जब कोई ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, तब तो आपने कह दिया यूरिया ग्लूकोज दोनों से में कोई एसोसिएट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तब तो आप कंसंट्रेशन और पाई को बराबर मान लेते हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ज़रा रुकिए, आगे अगर NaCl की बात कर रहे हैं तब क्या होगा, अगर मैं इस C2 के स्थान पे NaCl ले रहा हूँ, तो समझिए ध्यान से, और NaCl कैसा है डिसोसिएट कर रहा है, कैसा है डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है NaCl का। इस कंडीशन में C1 C2 बराबर नहीं होंगे कभी, क्योंकि कंसंट्रेशन और ये किस पे डिपेंड कर जा रहा है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये जो कंसंट्रेशन है ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करने लगा है NaCl प्रोड्यूस हुआ, और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहा मान लीजिए डिसोसिएशन जितना हुआ है उतना ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कितना हुआ है, तो डिसोसिएटेड NaCl का पाई 1 पाई 2 बराबर हो सकते हैं, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पाई 1 इक्वल टू पाई 2 तो हो सकता है, लेकिन C1 नॉट इक्वल टू C2 होगा। तो यह चीज़ बता दे रहा है NaCl के डिसोसिएशन में। तो एक तो एग्जांपल इसका मैंने आपको बताया कि इनका पाई 1 पाई 2 बराबर हो गया, C1 C2 बराबर नहीं, तो C1 C2 आपको क्या हुआ सेकेंडरी कंडीशन, ये तो आपको आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक। तो ये रियल में आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं होंगे, पाई 1 पाई 2 के आधार पे हम केवल नहीं कह देंगे यार, तो ऐसे क्वेश्चन फंसा सकते हैं आपको, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरी कंडीशन की अगर बात कर रहा है NaCl के स्थान पे आपको बेंजोइक एसिड ले रहा है, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में क्या होगा भाई एसोसिएशन सेम केस वही आ गया, अगर ये एसोसिएट कर गया है तो इसका भी पाई 1 पाई 2 बराबर हो सकता है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं हो सकता है। तो ये भी कंडीशन हो गया, कंसंट्रेशन से चेक करेंगे तो यूरिया बेंजोइक एसिड का पाई 1 पाई 2 बराबर हो सकता है, C1 C2 बराबर नहीं। इसी टाइप से NaCl वाला था उसका भी। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोल दे रहे हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिनमें पाई 1 पाई 2 C1 C2 सब बराबर होते हैं। लेकिन ऐसे सोल्यूशन जिनमें अब अगर मैं 2 सोल्यूशन की बात, इसको हम बोले आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब किसी ऐसे 2 सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ जिनमें क्या है, एक साइड कंसंट्रेशन या पाई 1 या कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है, दूसरे साइड पाई 2 या कंसंट्रेशन क्या है कम है। तो अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 या C1 ग्रेटर देन C2, तो देखिए जरा जिधर ये पाई 1 ग्रेटर हो रहा है या C1 ग्रेटर होता है, ऐसे को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिसका कम होता है कंपैरेटिवली दूसरे के, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हम बोलेंगे 2 ऐसे सोल्यूशन जिनमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली दूसरे से ज़्यादा है, हाइपर कहलाता है, और दूसरा जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ खत्म हुई। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे वांट हाफ फैक्टर का, एब्नॉर्मल मोलर मास का। उसके बाद वो लास्ट टॉपिक खत्म होने के बाद फिर अगले चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल